यस सर। हाँ, द कीवर्ड्स हैं, पहला है ओपीसी, दूसरा है कंपैरिजन, तीसरा है बर्निंग, चौथा है अदर मटेरियल्स। ऐसा कुछ आप पूछ रहे हैं शायद, अभी मैंने देखा नहीं आपका क्वेश्चन, मुझे अभी चैट बॉक्स में दिखाई नहीं दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बर्निंग के लिए कंक्रीट है, ओपीसी हो या पीपीसी हो या पीएससी हो, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ब्लेंडेड सीमेंट हो या ऑर्डिनरी, कोई भी सीमेंट हो, उससे जो कंक्रीट बनता है उसकी बर्निंग बाद में होती है, बहुत ज्यादा जलता नहीं है जल्दी, हाई टेम्परेचर पर बर्न होता है, हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां पर अटैक किया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, जो एरोप्लेन से अटैक हुआ था। यस, मिस्टर अजय तिवारी का क्वेश्चन आ गया है, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, वेरी नाइस क्वेश्चन। मोर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल इन व्हाइट सीमेंट एज कंपैरिजन टू ओपीसी। आपको मैं बताना चाहूंगा अजय तिवारी जी, आपको मैं सबसे पहले तो आपको सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी कहीं अधिक होती है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हाइट सीमेंट जो है वो ओपीसी है, केवल रैपिड हार्डनिंग है, रैपिड हार्डनिंग ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। हाँ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड का भी हो सकता है, पहले होता था, 43 ग्रेड का भी होता है, अभी भी यूज होता है सबसे ज्यादा, और 53 ग्रेड का होता है स्पेशल पर्पज के लिए। और स्पेशल सीमेंट होते हैं 53S, 43S जो हमारे गोटन में बनते हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी बनते हैं। ये सभी जो भी हमने बताया ओपीसी के ग्रेड, उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, 53 ग्रेड से भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है व्हाइट सीमेंट। स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हमें हीट ज्यादा देनी पड़ती है बर्निंग के लिए। बर्निंग के लिए हीट की रिक्वायरमेंट उसके सीमेंट के कलर से रिलेटेड नहीं है। हम बर्निंग कोल से नहीं करते, कोयले से सीमेंट नहीं बनाते। कोयला जब बर्न किया जाता है ग्रे सीमेंट बनाने के लिए, तो उसकी ऐश, उसकी राख उसी सीमेंट में मिल जाती है। सीमेंट का जो क्लिंकर बनता है, पहले किलन के अंदर बनता है क्लिंकर, गलने के बाद जब बाहर निकलता है तो किलन का बेटा क्लिंकर, और उसे ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं जिप्सम के साथ मिला करके, तो बनता है सीमेंट ओपीसी। और अगर उसी के साथ मिला देते हैं पोज्जोलाना, यानी कि कैल्साइंड क्ले हो, जिसको सुर्खी कहते हैं, या रापस या राबिस, तो वो बनता है पार्ट 2। और अगर पीपीसी पार्ट 1 बनाना है तो फ्लाई एश मिलाते हैं पार्ट 1। तो ये जो फ्लाई एश है, ये फ्लाई एश हो या स्लैग हो या कैल्साइंड क्ले हो, कुछ भी मिलाएं, उसमें आपको कम क्लिंकर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सीमेंट का पूरा हिस्सा क्लिंकर नहीं है। तो इस तरह से ओपीसी में ज्यादा क्लिंकर यूज करना है। ज्यादा क्लिंकर यूज करने का मतलब ज्यादा हमने कोयला जलाया होगा और ज्यादा लाइम स्टोन खर्च कर दिया, आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना था, लेकिन हमने ज्यादा खर्च कर दिया। बिल्कुल जायज है चिंता आपकी, आपका कंसर्न वैलिड है अजय तिवारी जी, बहुत जरूरी है ये सवाल, और इसका जवाब मैं बताना चाहूंगा आगे कि व्हाइट सीमेंट में कुछ मिला नहीं सकते, लेकिन भारी मात्रा में उपयोग नहीं होता। ग्रे सीमेंट का यूज भारी मात्रा में, आप जब अपना मकान बनाते हैं तो कई ट्रक सीमेंट खर्च हो जाता है ग्रे सीमेंट, लेकिन जब आप मकान बनाते हैं तो एक ट्रक व्हाइट सीमेंट नहीं खर्च होता। वाल पुट्टी और सब मिला करके एक छोटे से लोडर में भर के ले जाए, उतना ही काम कर जाता है आपका साधारण मकान के लिए। तो व्हाइट सीमेंट का काम एस्थेटिक पर्पस से ज्यादा होता है, खूबसूरती के लिए ज्यादा होता है। कुछ जगहों पर मजबूती के लिए होता है, जैसे कि टाइल्स के ज्वाइंट्स में भरना और टाइल्स के नीचे लगाना, यानी कि टाइल एडहेसिव और टाइल ग्राउट के काम के लिए, वहां स्ट्रेंथ के पर्पस से इसका इस्तेमाल होता है। मार्बल के लिए तो फिर भी
एस्थेटिक भी है और स्ट्रेंथ के लिए भी है, दोनों काम के लिए। ज्यादातर एस्थेटिक्स के पर्पज से है, इसलिए इसकी मटेरियल की जरूरत भी कम है। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होगा क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपकी चिंता जायज है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप नमी नहीं आ रही वहां जिप्सम प्लास्टर की इस्तेमाल करें। जिप्सम प्लास्टर लगाइए, सीमेंट का प्लास्टर मत करिए। जिप्सम प्लास्टर में आपको तराई भी नहीं करनी होगी, पानी भी बचेगा, वो पानी जिसके लिए लोग कहते थे तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध तो आ गया, पानी के बजाय कोरोना से होने लगा। खैर, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं सब लोग एक साथ, और जल्दी ही इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। पास होंगे हम इस परीक्षा में। एक क्वेश्चन आया है, थैंक यू सर। सीलिंग या मॉइस्चर का क्वेश्चन है, वो सीलिंग या मॉइस्चर जो वॉल्स में आती है वो कौन से सीमेंट से ज्यादा दूर हो सकती है। देखिए, जिसमें श्रिंकेज कम होगा उसमें क्रैक्स कम होंगे। श्रिंकेज कम करना है तो ग्रे सीमेंट में आप पीपीसी या पीएससी इस्तेमाल करेंगे तो श्रिंकेज कम होगा, क्योंकि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगी, क्योंकि उसमें क्लिंकर भी कम है। ओपीसी में क्लिंकर भी ज्यादा यूज हो रहा है तो श्रिंकेज भी ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो भी ज्यादा रखना पड़ेगा और द सेम वर्केबिलिटी। तो इस तरह से आप ब्लेंडेड सीमेंट इस्तेमाल करें उस काम के लिए तो बेहतर होगा। ब्लेंडेड सीमेंट का मतलब है आइदर पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। स्लैग क्या है? वो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो जिसका ग्रेन्यूल्स बना लिया गया। वेस्ट मटेरियल था जहां लोहा बन रहा था आयरन ओर से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो आयरन का ओर होता है, पत्थर की तरह निकलता है, उसको तोड़ करके गलाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। हमारे देश में 4 प्रदेश हैं खास तौर से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, लेकिन कुछ वहां पर भी है, आंध्र प्रदेश के सीमांध्र प्रदेश उस क्षेत्र में भी है और कुछ दूसरी जगहों पर भी। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस से वेस्ट मटेरियल निकलता है, धातु मल, हिंदी में कहते हैं धातु मल। वेस्ट मटेरियल था, अब वो वेस्ट नहीं है, अब बिकता है, तो अब उसको बाई प्रोडक्ट कहेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं। उसको मिलाते हैं, उसको स्लैग कहते हैं, उसका ग्रेनुलेशन किया जाता है, फिर उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, बहुत हार्ड होता है, उसकी ग्राइंडिंग करके सीमेंट में मिला दिया जाता है। तो स्लैग की जब सीमेंट में ब्लेंडिंग कर दी जाती है तो अब उसको कहते हैं पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। और उसमें भी क्योंकि केवल 30% से 35% ओरिजिनल सीमेंट है, बाकी सब वही स्लैग और जिप्सम, 3% 4% जिप्सम है और लगभग 60% से 65% तक स्लैग है। तो वो बहुत अच्छा है, ईस्टर्न इंडिया में बहुत यूज होता है, अच्छी चीज है। उसमें हवा में एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी कम होगा, बिल्डिंग भी ज्यादा टिकाऊ होगी, लंबे समय तक रहेगी और आपका काम अच्छा होगा। जो भी आपने पूछा है ये क्वेश्चन कि मॉइस्चर वगैरह के लिए, उसमें श्रिंकेज भी कम होगा तो क्रैक्स भी कम होंगे, पोर्स कम डेवलप होंगे तो पोरोसिटी कम होगी और मॉइस्चर कम मूवमेंट करेगा। कॉम्पैक्शन फिर भी करना है, वो सारी एहतियात फिर भी रखनी होगी। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई अगला क्वेश्चन आ गया है राम रोशन कुमार जी की ओर से, व्हिच इज द प्रेफरेंशियल नॉर्मल ब्रिक, hollow block or AAC block for home construction, concreting, use of cement is limited in nature। Very nice question। हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाइयाँ और शुभकामनाएं राम रोशन जी को कि आप इस दिशा में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। जहाँ तक हो सके जो हमारी एग्रीकल्चरल सॉइल है, क्ले है, उसकी बनी हुई मिट्टी की ईंटों के बजाय ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, और हमारा सीमेंट भी बचा के रखें आगे आने वाली जनरेशंस के लिए तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आपने सवाल जो अपना पूछा है वो सवाल नहीं, वो जवाब ही है। नील जी ने फिर से पूछा है कि सर प्लास्टिसाइजर का यूज स्ट्रेंथ के लिए होता है या ड्यूरेबिलिटी के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें एक काम नहीं होता, तरीका एक है, पर्पज एक है, लेकिन फायदे अनेक हैं।
जो प्लास्टिसाइजर होता है वाटर सीमेंट रेशियो घटा देता है। कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा, पोरोसिटी उतनी कम होगी, श्रिंकेज उतना कम होगा, क्रैक्स उतने कम होंगे, और इस पोरोसिटी और क्रैक्स कम होने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देखिए, जो पोरोसिटी है वो ज्यादा होगी तो उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी कैसे नापी जाती है किसी चीज की? आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहेंगे, केवल नील जी के लिए नहीं है, दूसरे लोगों के लिए भी बहुत जरूरी बात है। किसी चीज की ड्यूरेबिलिटी नापनी हो तो उसको पानी में डुबा दो। पानी में ईंट या पत्थर या कंक्रीट का ब्लॉक अगर डुबाया जाएगा तो पानी को सोख लेगा। और पानी में डुबाने से पहले जो लेबोरेटरी का तरीका है वो क्या है? ओवन ड्राइड 100 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में उसको सुखाया जाता है 24 घंटे। 24 घंटे ओवन में सुखाया, फिर पानी में डुबाया और घड़ी देख करके 24 घंटे बाद निकाला, तो पानी में डूबने से पहले वो वजन कितना था, पानी से निकालने के बाद वजन कितना है। मान लीजिए कि वो ईंट है, हमने 3 तरह की ईंटें ले ली, तीनों ईंटों को ओवन ड्राई करने के बाद तौल लिया। तीनों का वजन अगर मान लीजिए कि 3 किलोग्राम आया, 3 kg ईच, हर ईंट का वजन अगर 3 किलोग्राम है, पानी में डुबा दिया और पानी से निकाल करके, नील जी ये सबके लिए है जवाब, आपके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि ईंट हो या कंक्रीट हो, कंक्रीट का ब्लॉक हो या फिर पत्थर का टुकड़ा हो, मार्बल हो या ग्रेनाइट हो, कोई भी चीज, हर चीज के लिए कि उसको आप पानी से निकाल करके फिर तौल करके देखें, अगर वो ईंट पानी में डुबाने से पहले 3 किलोग्राम थी, पानी से निकालने के बाद 3300 ग्राम्स हो गई, उसका वजन बढ़ गया 10%, 300 ग्राम वजन बढ़ गया। एक और ईंट दूसरा आपने साथ में लिया था, उसका वजन 10% के बजाय केवल 5% बढ़ रहा है, और एक और ईंट है जिसका वजन 15% बढ़ रहा है। जो ज्यादा पानी पी लेती है वो बाद में हवा की नमी को उतना ज्यादा सोख लेगी और हवा का जहर ज्यादा पी जाएगी। हवा का जहर जो ज्यादा पिएगा वो कम दिन जिंदा रहेगा। हवा का जहर क्या है? पानी का जहर हमने बताया, क्लोराइड और सल्फेट। हवा का जहर है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हवा की नमी में डिजॉल्व होकर के बनाती हैं कार्बोनिक एसिड। और इंडस्ट्रियल एरियाज में हमारे मोटर व्हीकल से भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है, ये हवा का जहर हैं चारों गैसें। ये 4 गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ये जो एसिड बन रहे हैं गंधक, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और कार्बन का तेजाब यानी कार्बोनिक एसिड, ये बिल्डिंग के अंदर जाते हैं हवा के साथ, हवा की नमी के साथ ज्यादा जाते हैं, जो ज्यादा पानी सोख लेता है उस मटेरियल के अंदर। ग्रेनाइट में बहुत कम जाएगा, ग्रेनाइट कम पानी सोखेगा, इसलिए ज्यादा दिनों तक ग्रेनाइट मजबूत रहेगा, उसकी लाइफ, उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कंक्रीट जो ज्यादा कॉम्पैक्शन किया गया है, उस हाईली कॉम्पैक्टेड, डेंसली कॉम्पैक्टेड, उस साउंड कंक्रीट की लाइफ ज्यादा होगी, क्योंकि वो कम पानी सोखेगा, कम पानी एब्जॉर्ब करेगा। जो ईंट कच्ची है वो ज्यादा पानी सोखेगी, जो ईंट पकी है, ओवरबर्न्ड ना हो, ओवरबर्न्ड तो बिल्कुल कोरस हो जाती है, एयर बबल्स बन जाते हैं और इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ओवरबर्न्ड की बात नहीं, प्रॉपरली बर्न। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो फ्लाई ऐश की ब्रिक्स हो, चाहे वो एसी ब्लॉक्स हो, हॉलो ब्लॉक्स हो, कोई भी चीज, उसको आप पानी में डुबा करके आप उसकी पोरोसिटी देख लें, और ज्यादा पोरोसिटी वाला कम ड्यूरेबल होगा। एक और क्वेश्चन आया है, सर प्लास्टिसाइजर का यूज स्ट्रेंथ के लिए, अच्छा यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम जब प्लास्टिसाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कंक्रीट कम पानी में ज्यादा वर्केबल हो जाता है,
और कम पानी से हम उसका कॉम्पैक्शन कर लेते हैं तो पोरोसिटी कम होती है, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। ये उस पहले वाली बात में जोड़ना बाकी रह गया था। प्लास्टिसाइजर से वाटर डिमांड कम हो जाती है और वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो जाने से कॉम्पैक्शन ज्यादा हो जाता है, पोरोसिटी कम हो जाती है, ज्यादा डेंस होने से, कम पोरस होने से वो ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। Thank you so much, sir. Thank you so Get much. right? Thank you so much for the answer. Thanks. A good question. Very nice. Any other question, please? मनीष जी, आप अपना माइक ऑन कर लें। मनीष जी। जी सर जी। यस प्लीज। हाँ, अभी क्या कोई और क्वेश्चन है? देखिए, जो लोग अभी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, वो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के माध्यम से, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में अगर उनको व्हाट्सएप से दे देंगे तो वो हमें फॉरवर्ड कर देंगे और हम आपको आपके रिटन क्वेश्चंस के जवाब बाद में रिटन भी देंगे। उनके जवाब हमें नहीं मालूम होंगे तो हम अपने सीनियर लोगों से, जो एक्सपर्ट लोग हैं इंडस्ट्री के, उनसे भी, वो तमाम सारी बॉडीज हैं जिनमें कि मैं काम कर रहा हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन जेके सीमेंट लिमिटेड में भी हमारे सीनियर्स हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगे हुए हैं और दूसरे काम में भी, तो इंडस्ट्री के बाहर भी, जैसे मैं इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ICI का भी मेंबर हूं और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, उन सब के सेमिनार्स होते हैं, उनके तमाम सारे प्रोफेशनल्स, उनके एक्सपर्ट लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, उनसे भी हम आपको आपके सवाल का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमेशा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, हमेशा हमारा सपोर्ट आपके लिए रहेगा अवेलेबल। आप अपने टीचर्स के, फैकल्टी के जरिए। यस, नाज हुसैन साहब हैं, मिस्टर नाज हुसैन ने बोला है गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन है उनका, आई हैव अ क्वेरी अबाउट स्लैब। सर, जब हम स्लैब डाल देते हैं तो उस पर कितने दिनों बाद प्लास्टर यानी कि फिनिशिंग इन द सेंस पहला कब तक करना उचित रहता है? सर नहला सर, नहला सर। नहला जी। आपको मैं बताना चाहूंगा, इसकी कोई एज पर इंजीनियरिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप उसी समय उसको अच्छा सा बना दें। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो उसको सेकेंड डे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे। अभी जो तमाम सारे लोग तरह तरह के सवाल का जवाब देते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे जवाब हमने सुने हैं, बाद में वो मोनोलिथिक नहीं होगा। जितना देर हो जाएगी उतना ही हमारे शरीर में मांस के ऊपर जो हमारी चमड़ी है वो मोनोलिथिक है, एक साथ जुड़ी हुई है, चोली दामन का साथ। आपके कंक्रीट के ऊपर जो नहला है, सीमेंट स्लरी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात फिर से बताना चाहूंगा, सीमेंट स्लरी का यूज कहीं भी करने की इजाजत सिविल इंजीनियरिंग नहीं देती। फिर भी आप करना ही चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप उसी समय कर लें, सेम डे, साइमल्टेनियसली करें। और अगर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली तो अगले दिन जरूर करें। अगले दिन करने के बाद जितना लेट होते जाएंगे उतना ही वो मोनोलिथिक होने के बजाय उससे अलग होगा, एक ज्वाइंट बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बाद में टूट जाएगा। जितना देर में करेंगे उतना जल्दी टूट जाएगा। बाद में करने पर एक और प्रॉब्लम आती है, आप क्यारियां बना करके उसकी कराई करते हैं, क्यारियां जिस मिट्टी से या सैंड से बनाते हैं वो बह करके सीमेंट कंक्रीट के पोर्स में चली जाती है। आपके पोर्स में मिट्टी ना जाए वरना बॉन्डिंग कम हो जाएगी, और फिर मिट्टी जब फैल जाएगी तो आप उसको सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे, अच्छे ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, पोर्स के अंदर जो चली गई वो निकल नहीं पाएगी, और वो बाद में जो नहला है, जो सीमेंट स्लरी है, उसको पकड़ने नहीं देगा, मोनोलिथिक होने नहीं देगा। मेरे ख्याल से ये नहला वाला सवाल तो हो गया। और कोई सवाल? ओके, तो ये विट्रीफाइड के बारे में बढ़िया है। विट्रीफाइड टाइल्स क्या सबसे अच्छे टाइल्स होते हैं? विट्रीफाइड टाइल्स आर बेटर देन सिरेमिक टाइल्स। यस, हर जगह अपनी अपनी अलग अलग जरूरत है। बाकी क्वेश्चंस बाद में लेंगे, आप लोग उनको दे दीजिएगा अपने टीचर्स को, अपने HOD को।
हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे और आंसर देंगे। और मनीष जी, आपको हम बधाई देना चाहेंगे, आपने बहुत ही सक्सेसफुली, आपके स्टूडेंट्स ने डिस्टरबेंस नहीं किया बीच में, बहुत अच्छे। ये क्या आपका सीमेंट दूसरी सीमेंट से बेटर है, क्यों है, ये सब बातें आप हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं उनसे पूछिए, हमारा बेटर है क्यों है। उनसे ज्यादा हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं सीमेंट के प्रोडक्शन में, व्हाइट सीमेंट के प्रोडक्शन में। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में व्हाइट सीमेंट के प्रोडक्शन में नंबर 3 पर हैं और वाल पुट्टी में नंबर 1 पर हैं। क्यों है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो यूज कर रहे हैं उनसे पूछिए इसका जवाब। बाकी सर कोई लिस्ट की अवेलेबिलिटी है? बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे इस सेशन के लास्ट में ये फिर से क्वेश्चन पूछा है, भाई बाद में पूछ लीजिएगा सर, जब छत पर बांध बनाकर तराई करते हैं तो उसके बाद भी दरार पड़ जाती है, छत पर किस वजह से होता है? हमने सब बात किया है कि भाई अल्टरनेट क्योरिंग आप कर रहे हैं, एक बार सूख जाता है फिर गर्म हो जाता है, लगातार तो गीला बनाए नहीं रखते हैं आप, ढक के रखते नहीं है, काम सही ढंग से करते नहीं है, हेलमेट लगा के चलते नहीं है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, सर पड़ जाता है, इस कंपनी का मोटरसाइकिल खराब है, उससे डेथ हो गई हमारे बेटे की। भाई ऐसी सब बातें ना करें, आप लोग जिम्मेदार हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं सिविल इंजीनियर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और दूसरों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करें। ये थैंक्स सर, अच्छा लगा। नील जी ने फिर से कहा ये क्लास फॉर गिविंग द प्रेशियस टाइम। भाई प्रेशियस टाइम तो आप लोगों ने दिया, भाई हम लोग तो ढूंढते रहते हैं कोई हमें सुने हमारी बात। हम लगातार कर रहे हैं, डेली हमारा वेबिनार हो रहा है पिछले हफ्ते से, और अभी आगे के भी पूरे हफ्ते भर के सब प्लानिंग चल रही है। ये आपके गोरखपुर में जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर हैं ये, और गोरखपुर में ही हम कह रहे हैं, गोरखपुर में बाद में आर्किटेक्चर वालों का कोई चाहते हैं, तो हमने कहा पहले बनारस वालों का भी बाकी है, दूसरी जगह लखनऊ का करना है, हमें गाजियाबाद करना है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहां पर, नोएडा में भी है, ऐसे ही बीबीडी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में भी है, सभी जगह के हमें प्लान कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, यस सर अनवेश सर, आपको और आपकी पूरी टीम को केआईपीएम परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे छात्रों के लिए निकाला, और उम्मीद करता हूं कि हमारे छात्र आपसे बहुत कुछ सीखे होंगे, और आगे निरंतर भविष्य में भी हम आपके साथ कुछ सेशन कर सकेंगे, ऐसी भी इच्छा है हमारी। कि आज हमारे बहुत सारे छात्र छूट गए हैं इसमें, तो हम किसी और प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म पे हम कुछ और सेशन कर पाए। अनिल जी से मैं बात करूंगा। और सर एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी प्लांट पे हमारे छात्रों का विजिट हो पाए तो इसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक इंडस्ट्रियल विजिट आपके किसी प्लांट पे हो सके। सर हमारा यूपी में प्लांट एक और आने वाला है, अभी अलीगढ़ में शुरू हुआ है, और आगे चल के कानपुर के पास घाटमपुर में प्लांट आएगा। अभी पन्ना डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहां पर प्लांट आ रहा है। ये सब ग्रे सीमेंट प्लांट्स हैं, तो जब कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा हम प्लांट विजिट कराएंगे, और जब तक हम नहीं करा पा रहे हैं तब तक हम जानकारी तो देते ही रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं। और दूसरी कंपनियों के जरिए भी प्लांट विजिट करा सकते हैं आप। कंपनी के, हमारी कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी के भी अगर लोगों से कांटेक्ट करना चाहें वो भी हम आपको कांटेक्ट नंबर्स दे देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारी भी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको, पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर।